80 वर्षीय वृद्धा राधा देवी जी उम्र से 80 वर्षीय जरूर होंगी, मगर कामकाज और फुर्ती में उनके आगे कोई जवान भी नहीं टिक पाता था। राधा देवी जी की कम उम्र में ही शादी हो गई थी। उस समय संयुक्त परिवार भरा पूरा हुआ करता था। आज की तरह एकल परिवार नैनो फैमिली नहीं थी। पहले के ज़माने के लोगों की दिनचर्या भी एकदम अलग होती थी। घट्टी चलाना, गेहूं पीसना, घरेलू कार्य हुआ करते थे। सभी हाथों से किए जाते थे, क्योंकि उन दिनों मशीनों उपकरणों वाला ज़माना ही नहीं था। यूँ समझ लीजिए घर पर ही एक जिम होती थी। सिलबट्टे से चटनी पीसना, हाथों की एक्सरसाइज हो जाती। मक्खन निकालना, धान कूटना, सुखाना, बीनना, कूटना, परिवार के सदस्यों का भोजन बनाना, बर्तन, कपड़े, साफ सफाई, दिन भर का समय रसोई में ही निकल जाता था। राधा देवी जी ने अपने दौर में खूब मेहनत व लगन से कार्य किया हुआ है। घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ छोटे मोटे सिलाई के कार्य भी कर लेती थी। कपड़े सिलकर हाथ खर्च निकाल लेती थी। उन दिनों खान पान भी शुद्ध था, इसलिए वो अभी तक स्वस्थ थी, कोई रोग नहीं था। स्वभाव से भी सरल और सहज औरत थी। शांत सरल महिला, साधारण परिवार में जन्मी व साधारण परिवार में ही शादी हुई। आर्थिक स्थिति तो ऊपर नीचे ही रही। 4 बच्चे थे, 2 बेटे मोहन, सुरेश और 2 बेटियां थी जो अपने अपने घरों में व्यस्त थी। राधा देवी जी के पति की मृत्यु हो गई थी। अब वो छोटे बेटे मोहन व बहू आरती संग रहती है। उनके एक पोता भी था जो सिर्फ अपने माता पिता को ही जानता था या सिर्फ नानी को। दूसरा बेटा सुरेश हमेशा के लिए ससुराल चला गया। सुरेश के सास ससुर की उसकी पत्नी वीणा इकलौती बेटी थी। वीणा ने सुरेश से इसी शर्त पे शादी की थी कि उनको घर जमाई चाहिए। सुरेश ने अपने माता पिता व घर परिवार को विदा कर दिया, हमेशा के लिए ससुराल चला गया। सुरेश के पास कोई नौकरी भी नहीं थी। पत्नी वीणा नौकरी करती थी। वीणा इकलौती पुत्री थी तथा संपन्न परिवार से थी, इसलिए घर जमाई बन गया था। मोहन आरती को बहुत चाहता था। वो उसके लिए चांद तारे तोड़ लाना चाहता था। आरती हर हाल में खुश रहे और सुखी रहे, मोहन की यही चाहत थी। उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। आरती मिल गई जैसे संसार मिल गया हो। आरती व मोहन सिर्फ स्वार्थवश राधा देवी जी को अपने पास रखते थे। एक तो सारे घर का कार्य राधा देवी जी करती थी। आरती कामकाज में होशियार थी, सब कुछ आता था, मगर मोहन उससे कुछ नहीं करवाना चाहता था। वो चाहता था कि आरती आराम से रहे। तुम तो रानी की तरह रहा करो। तुम मुझे मिल गई, मानो संसार मिल गया आरती। तुम्हारे लिए ही तो मैंने सब कुछ किया है। ये मकान, ये जायदाद, इतना कुछ कर लिया तुम्हारे लिए। मेरे जीवन में तुम लक्ष्मी की तरह आई हो। मेरे भाग्य खुल गए। राधा देवी जी बैठी चुपचाप सुन रही थी। मन ही मन सोच रही होती है, अपने अतीत में चली जाती है, कैसे उनकी पूरी जिंदगी किराए के घर पर निकली है। बहुत तकलीफें देखी है। मोहन ने तो शादी होने के बाद ही आरती के लिए सब कुछ किया था। उससे पहले मोहन को कहाँ फिक्र थी। और राधा देवी जी को भी पति की मृत्यु के बाद मजबूरी में आरती और मोहन के यहाँ जाना पड़ा था। अकेली औरत कैसे रहती। पति थे तब तक तो वो अपने पति के ही साथ रहती थी। जब वो किराए के मकान में पति संग रहती थी, मोहन की शादी करी। थोड़े दिन तक तो साथ रहे, फिर मोहन और आरती प्लान बनाने लगे। जमीन खरीदकर बिना बताए ही उस पर मकान बनवाया। मकान बनने के बाद चुपचाप ही निकल गया था। किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी, किसी को पूछा ही नहीं था। एक दिन आया और सारा सामान ट्रक पर ले गया और चलता बना। अब माता पिता भी क्या कहते कि हमें साथ ले जाओ। राधा देवी जी, उनके पति दोनों ही स्वाभिमानी थे। जब मोहन आरती कुछ साझा नहीं करते तो वो भी उनसे क्यों पूछे, इसलिए बिना डिस्कशन किए ही मोहन आरती हर काम कर लेते। राधा देवी जी को बताना भी उचित नहीं समझते थे। ऐसा नहीं था कि आरती किसी और को नहीं बताए। हाँ, अपनी माँ और बहन पीहर में एक एक बात सबको पता रहती थी। मोहन भी अपने ससुराल में सबको सब कुछ बताता था,
मगर राधा देवी जी को कुछ बताना हो तो दही जमा लेता था। शब्दहीन हो जाते, मौन धारण कर लेते। ऐसा ही व्यवहार था पति पत्नी का। दूसरी ओर सुरेश और उसकी पत्नी इतना भी संबंध नहीं रखते। एक से बढ़कर एक बेटा बहू। पति की मृत्यु के बाद घर वालों के कहने पर और समाज के तानों के कारण उनको ये कठिन फैसला लेना पड़ा। वो आरती और मोहन के साथ ही रहे, और करती भी क्या राधा देवी जी। राधा देवी जी की बहनों ने भी समझाया, बेटा तो बेटा ही होता है, आखिर रहना पड़ेगा। हम भी तो रह रहे हैं बेटों संग। तू कोई अलग दुनिया से आई है, किसके घर झगड़े नहीं है। आज की तारीख पर 4 बर्तन होंगे जहाँ एक साथ, वहाँ आवाज़ तो आएगी। स्वभाव मिलाना पड़ता है, सहनशीलता रखनी पड़ती है, प्यार देना पड़ता है। ऐसा स्वभाव बनाना पड़ेगा, नहीं तो दर दर भटको कोई नहीं पूछेगा। एकमात्र बेटा बहू होते हैं जो ही सेवा करते हैं। दूसरों का क्या भरोसा। हमको देखो, हम कितना सहते हैं। हमारी बहुओं की जबान चलती है तीखी मिर्ची समान तेज। कभी हम सह लेते हैं, कभी कह देते हैं, कभी मामला बढ़ जाता है। राधा देवी जी किसी को नहीं बताना चाहती थी आप बीती, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हें ही ताने मारेंगे। समाज की ऐसी सोच है, सहन करने वाला ही आदर्श की श्रेणी में आता है, इसलिए सहते रहो, यही चाहती है दुनिया हमसे। आरती और मोहन ने बाहरी व्यवहार बहुत अच्छा बना रखा था। मोहन तो श्रवण कुमार था सोसाइटी का। आरती दिन भर अपनी पड़ोसिन मिसेज गुप्ता के यहाँ बैठी रहती थी, चुगली बुराई के शौक पूरे करने के लिए और अपनी झूठी तारीफ करवाने के लिए। और कुछ समय अपने दोस्तों के यहाँ चली जाती थी। घर पर सिर्फ राधा देवी जी पोते को संभालती, वह घर की सुरक्षा के लिए बैठी रहती। मोहन के ऑफिस आने से पहले ही आरती आती थी, घूम फिरकर पड़ोसियों संग चुगलीखोरी करके। राधा देवी जी को आरती और मोहन ने घर की रखवाली और कामकाज के लिए ही रखा हुआ था। घर पर कोई भी मेहमान आता तब भी आरती और मोहन दोनों ऐसा दिखावा करते जैसे कि वो उनकी सेवा कर रहे हैं। मोहन राधा देवी जी के पैर दबाने लगता, आरती भी खूब सेवा करने जुट जाती। दोनों इसी तरह बेवकूफ़ बनाया करते। आने वाले को ऐसे लगे मानो राधा देवी जी के तो बेटे बहू आज्ञाकारी है। राधा देवी जी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आरती स्वभाव से बहुत तेज थी और मोहन आरती के विषय में एक शब्द नहीं सुनना चाहता था। वो आरती के लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। उसे बर्दाश्त भी नहीं था कि राधा देवी जी आरती के लिए कोई इतनी छोटी सी बात करे। दोनों ही उनके कमरे में नहीं आते थे और उन्हें मेहमानों की तरह समझा जाता था, क्योंकि मोहन आरती के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि यदि आरती थोड़ी सी भी उदास दिखाई दे तो वो राधा देवी जी के पास जाकर उसे इतना डांटता, कभी कभी हाथ तक उठा लेता था। घरेलू हिंसा की शिकार थी राधा देवी जी। दोनों पति पत्नी अत्याचार करते जा रहे थे। सुबह की चाय उठकर राधा देवी जी से बनवाता था मोहन। कई बार राधा देवी जी कह देती कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तब मोहन उसे घर से निकालने की धमकी देता। आरती ऐसे मौके का खूब फायदा उठाती। वो राधा देवी जी के साथ खुद तो बुरा बर्ताव करती ही थी, मगर साथ साथ और उनको फंसाने के कार्य भी करती, जिससे मोहन और गुस्सा हो जाता। आरती अपने बेटे रोहन को भी राधा देवी जी के पास नहीं जाने देती, इसलिए रोहन के लिए उसकी दादी सिर्फ मेहमान जैसी थी। राधा देवी जी रोहन को देखकर तरसती रहती, मगर रोहन को शुरू से ही नानी मौसी का पाठ पढ़ाया जा चुका था। आरती नहीं चाहती थी कि वो दादी से जुड़े, इसलिए उसने शुरू से ही रोहन को राधा देवी जी से दूर रखा और बाहर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में आरती ने कह रखा था कि इसकी दादी ही नहीं रखती। मैं तो कहती हूँ कि चला जा दादी संग, सब दादा दादी के पास सोते हैं, ये नहीं सोता। आरती चालाक थी, उसे राधा देवी जी को हर बात में दोषी ठहराने का ही लक्ष्य था। मोहन के तो अपनी बुद्धि का काम ही नहीं था, जैसे आरती कहे वैसे मोहन करता। आरती और मोहन ने राधा देवी जी को सताने, उन पर अत्याचार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि घर आरती का ही था। आरती ने अपने नाम करवा रखा था
और मोहन भी यही चाहता था आरती के नाम हो। राधा देवी जी के यूँ तो पेंशन आती थी पति की, मगर आरती और मोहन उनको पैसे नहीं देते थे और खुद बैंक जाकर निकलवाना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए वो अपने पैसे होते हुए भी आश्रित हो गई थी। आरती के जुल्म और बढ़ने लगे। वो खुद 11 बजे उठती और किचन में ताला लगाकर चाबी अपने पास रखकर सोती। राधा देवी जी तो 4 बजे उठकर अपना कमरा व बाकी सारा घर भी साफ करती धीरे धीरे, लेकिन उनको उठने के बाद चाय की भी ज़रूरत होती। रसोई में ताला लगा देख वो चुप होकर सो जाती। 11 बजे उठकर आरती किचन का ताला खोलती, तब राधा देवी जी चाय बनाती और बाकी सदस्यों को भी देती। मोहन इन सब बातों को देख रहा था, मगर वो आरती के ही साथ था। वो अपनी माँ से घृणा करता था। राधा देवी जी सबका खाना बनाती, साफ सफाई करती और थोड़ा सा आराम करती, तो आरती कमरे में आकर उन्हें ताने मारने लगती। ओहो, अब आराम और चाहिए, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे नियम चलेंगे। आपने तो कभी मकान बनवाया ही नहीं, आप कैसे चैन से रहोगी? क्या दिया है हमें आपने? सेवा और करे ऐसी औरत की। मेरी मम्मी को देखो, मेरी कितनी चिंता करती है। ध्यान रखना, ये आपका घर नहीं है, आप सिर्फ मेहमान ही समझकर रहना। तभी उनके घर में पड़ोसिन गुप्ता जी आती है। आरती दरवाज़ा खोलती है। अरे मिसेज गुप्ता जी, आइए आइए। मिसेज गुप्ता, मैंने सोचा आपके यहाँ आऊँ, बोर हो रही थी। क्या कर रही हैं आप? आरती बोली, अरे मैं तो अपनी सास को खाना खिला रही थी। बुढ़ापा है ना उनका ख्याल रखना पड़ता है। माँ है ना, दोनों बाहर हॉल में बैठी थी। उनकी अवस्था नहीं है ना काम करने की। राधा देवी जी अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी और सुनकर दुख भी कर रही थी। मन तो कर रहा था कि सब सच बता दूं, मगर आरती मोहन ने ये भी धमकी दे रखी थी, यदि हमारी बातें बाहर जाकर की तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मोहन राधा देवी जी के ऊपर हाथ भी उठा चुका था और राधा देवी जी के कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपना दुखड़ा सुना सके या दर्द बता सके। उनके पीहर में एक भाई बहन है, मगर उन्होंने तो कभी रिश्ता ही नहीं रखा था। वो अकेली ही पड़ गई थी, मगर कोई रिश्तेदार थे तो वो सिर्फ आरती के। आरती इसलिए भी खुश थी कि ससुराल की तरफ से उनके कोई नहीं है। मिसेस गुप्ता बोली, यार बहू हो तो तेरी जैसी हो, इतना काम करती है तू सास का, कितना प्यार से रखती हो। आजकल के ज़माने के श्रवण कुमार है मोहन जी। मिसेस गुप्ता इसलिए आरती और मोहन की तारीफ कर रही थी, क्योंकि आरती दिन भर उनके घर में बैठी झूठी बातें ही कर कर आती थी। आरती ने सब जगह अपनी तारीफ पाने के लिए सबको झूठ कह रखा होता है कि वो खूब सेवा करती है। जब भी कोई घर आता, आरती राधा देवी जी के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगती, उनको खाना पीना परोसने लगती, उनके कपड़े धोने लगती, जैसे आने वाले मेहमान को लगे कि बहू कितनी सेवा भावी है। और सच्चाई कुछ और ही थी। आरती मोहन के 2 चेहरे थे, एक तो समाज व रिश्तेदारों को दिखाने के लिए और दूसरा जो राधा देवी जी के साथ अत्याचार करने के लिए। मिसेस गुप्ता ने आरती को हमेशा राधा देवी जी की सेवा करते ही देखा था। आरती ने बहुत चालाकी से ये सब कुछ चालें चली हुई थी। वो राधा देवी जी से किसी को मिलने नहीं देती थी। जब भी कोई उनसे मिलने की बात करता, वो कह देती कि वो सो रही है, उनकी तबीयत खराब है। आरती ने किचन में ताला लगाना शुरू कर दिया था और वॉशिंग मशीन जो राधा देवी ने अपनी पेंशन से खरीदी थी, उसको भी अब छत के कबाड़े में डाल दी, जिससे राधा देवी जी को हाथों से कपड़े धोने पड़े। राधा देवी जी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, बस वो आरती की चालाकी को समझने लगी थी। ये सब उसे परेशान करने के तरीके थे। अगर कुछ कहेगी तो मोहन और आरती दोनों ही मारपीट भी कर सकते हैं। यहाँ बोलना सही नहीं है। वो अंदर से टूट रही थी। उनके जीवन में और कोई नहीं था। बेटियां बहुत दूर रहती थी और आरती ने बेटियों से संपर्क ना करने की भी धमकी दे रखी थी। और मोहन ने तो कह दिया था कि मेरे लिए मेरी बहन मर चुकी है, उनका नाम भी मत लेना। वो नहीं चाहती थी कोई झगड़ा हो उनके कारण। वैसे भी बेटियां
खुद अपने घर गृहस्थी में फंसी थी। उनके भी अपने दुख थे, वह परेशानियां थी। वो भी आर्थिक रूप से अपने ससुराल व पति पर आश्रित थी। राधा देवी जी भीतर से बहुत टूट गई थी। वो सोचने लगी कि कितने दुख झेलने पड़ते हैं इस बुढ़ापे में। पति ने भी खूब दुख दिए। उनके पति किसी और को चाहते थे, उनको छोड़ रखा था, किसी पराई स्त्री के प्रेम में पड़े थे, जिस कारण राधा देवी जी के ऊपर हाथ उठाते थे, उन्हें अपनी जिंदगी से निकालने की पूरी कोशिश करते थे। मगर राधा देवी जी तो लाचार और बेबस थी। पुश्तैनी मकान था, वो उनके देवर ने बेच डाला और उनको 1 रुपया भी नहीं दिया। राधा देवी जी उस समय भी कुछ नहीं कर पाई। ना ही उन्हें कानूनी प्रक्रिया आती थी, ना ही उनके पास कोई इतना पैसा कि वो वकील करके कोर्ट कचहरी कर सके। सबसे बड़ी बात, कोई सपोर्ट नहीं था। मोहन ने खुद अपने चाचा की मदद की थी। सारा पैसा मोहन ने ही दिलवाया था चाचा को। वो नहीं चाहता था कि राधा देवी जी को कुछ मिले। मोहन का एक और कारण था अपने चाचा को सब दिलाने का। वो ये था कि उसके चाचा के बेटे की साली थी आरती, और आरती ने अपनी बहन के संग मिलकर सारा खेल रचा था। राधा देवी जी ये बात जानती थी। साथ ही साथ राधा देवी जी के पति जिस औरत के पीछे पागल थे, वो कोई और नहीं, उनकी देवरानी थी। राधा देवी जी तो बुरी फंस गई थी। देवरानी ने राधा देवी जी के पति को अपने रूप के जाल में फंसा लिया था, और वो भी चाहते थे कि सब कुछ उनके छोटे भाई को मिले। और फिर देवरानी ने अपने बेटे की साली से ही मोहन को विवाह के बंधन में बंधवा दिया। आरती देखने में खूबसूरत थी, तो मोहन भी उसे देखते ही फिदा हुआ। अब तो बाप बेटा दोनों उनके कब्जे में चले गए थे। राधा देवी जी की जिंदगी तो नरक बन चुकी थी। मोहन अपने चाचा चाची के घर अक्सर जाता था। डबल रिश्ता जो हो चुका था। राधा देवी जी का दिल जलता, मगर आरती अपनी बहन के पास जाएगी, कोई रोककर दिखाओ। देवरानी मोहन और आरती को खूब भड़काती थी। मोहन के पिता की तरह ही चाची के प्रति खूब भावना थी, क्योंकि उसके पिता ने राधा देवी जी से दूरी बनाई थी, इसलिए उसकी चाची ही मोहन को रखती थी। राधा देवी जी की कोई मदद करने वाला नहीं था। जमाना तो राधा देवी जी को ही गलत समझेगा। लोग भी आजकल ऐसे ही हो गए हैं, निर्दयी, गलत सलाह ही देते हैं। राधा देवी जी घुट रही थी। राधा देवी जी का ना ही पीहर वालों ने साथ दिया, ना ही समाज के लोगों ने। राधा देवी जी की अवस्था धीरे धीरे गिरने लगी। दुख की मारी वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहते सहते शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गई, और अब उनसे इतना काम भी नहीं होता। वो तो अब एक कोने में सोती रहती। आरती और मोहन को उनकी अवस्था का गिरना जरा भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो तो सिर्फ उनका फ़ायदा लेने के लिए ही घर में लेकर आए थे। आरती को तो उनका बिस्तर में लेटना नहीं सुहाता था, अब उसकी जिम्मेदारी भी आएगी। आरती राधा देवी को देखकर झुंझलाती रहती है। वो सोचती है कब छुटकारा मिलेगा बुढ़िया से। ऐसी अवस्था में वो कहीं आ और जा भी नहीं सकेगी, और मोहन तो दिन भर घर पर नहीं रहते, ऑफिस जाते हैं। वो अकेली राधा देवी को नहीं संभालना चाहती थी। जब तक राधा देवी जी के हाथ पैर चल रहे थे, तब तक आरती खुश थी, उनसे काम करवाती और खुद आराम करती थी। और अब जब शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगी, तो एक दिन भी नहीं हुआ कि आरती का असली चेहरा सामने आ गया। वो दिन भर अपने पीहर फ़ोन करती है, वो अपने बहनों से बातचीत करती है और खूब सलाह मांगती है इस बारे में। एक बहन जो कि अपनी सास को पहले ही घर से निकाल चुकी थी, ससुराल वालों से झगड़े करके अलग हो चुकी थी, वो उसे सलाह देती है कि तू भी निकाल दे घर से अपनी सास को। अब तो वैसे भी कोई काम नहीं करती बुढ़िया, सिर्फ काम बढ़ा रही है तेरा। अरे इससे अच्छा तो तू अपनी मम्मी को बुला लेना, बेचारी अकेली हो गई है। पापा के जाने के बाद उनका भी मन नहीं लगता है। करना है तो अपनी माँ का ही करो ना, इनका करने से होगा क्या? उल्टा वो तेरी मदद ही करेगी। इस बुढ़िया की तरह बैठी खाएगी तो नहीं ना दिन भर। तो और मोहन जी मम्मी से मिल आओ और उन्हें तुम्हारे पास हमेशा के लिए रख भी लो। आरती की बहन सविता उसे ऐसी सलाह देती है। आरती का गुस्सा फूट पड़ता है सविता पर। मेरे जीवन में तो
अब बिल्कुल भी सुख नहीं होगा। ना मैं कहीं घूम सकूंगी, ना कहीं जा सकूंगी। अगर ये बिस्तर पर पड़ गई तो मेरा क्या होगा? ना ही दोस्तों के जा सकूंगी, ना ही जिम, ना ही किटी पार्टी, और ना ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देख पाऊंगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरा तो, अगर ये बिस्तर पर आएगी तो। आरती आग बबूला हो रही थी। उसे तो आगे का दुख सता रहा था, उसकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। सविता, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में करती हूँ, आरती कहती है। आरती राधा देवी जी के कमरे में जाती है। राधा देवी जी इस उम्र में दोपहर तक भूखी ही सो रही थी। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर रहती है। उन्हें पता है कि आरती और मोहन के पास रहना है तो सहनशीलता का स्तर और बढ़ाना होगा। आरती क्रोध भरी नज़रों से देखती है, फिर बड़बड़ाकर कहती है, जिंदगी खराब कर दी मेरी, मुझे ही तकलीफ देने आई है तू। आरती, अब तू तड़ाक पर उतर आई थी। बड़ा वाला बेटा तो पूछता नहीं है ना तुझे, वो तो घर जमाई बन गया है ना, उसको क्या मतलब है अब तुझसे? तू उसे कष्ट नहीं देती, तुझे कोई नहीं पूछेगा अब। तू है ही इतनी मनहूस, सुबह से विधवा का चेहरा देखने को मिलता है। और आरती राधा देवी जी के हाथ पर नाखून से खरोंच लाती है। वो अपनी सारी खिज, बहन सविता का भड़काना, वो सब राधा देवी जी के ऊपर निकालती है। राधा देवी जी दर्द सहन कर लेती है और वो डरी सहमी सी चुपचाप लेटी रहती है। आंख से आंसू जरूर टपकते हैं मगर मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तभी डोर बेल बजती है। दरवाज़ा खोलने के लिए आरती हॉल में जाती है। गेट खोलती है, तभी वहाँ उनकी सोसाइटी के अध्यक्ष विकास खंडेलवाल आते हैं। आरती उनको देखकर एकदम से अपना गुस्सा और खिज वाला चेहरा बदलकर प्यारी सी मुस्कान और चेहरे पर भोलापन और मासूमियत लेकर आती है। इतराकर आवाज़ में थोड़ा तहजीब रखकर आरती कहती है, नमस्ते अध्यक्ष जी, अंदर आइए, प्लीज कम। बहुत ही मधुर शब्दों में कहती है। विकास बोले, ओ नमस्ते आरती जी, कैसी हैं आप? बस अंदर नहीं आऊँगा, समय नहीं है इतना अभी। मैं ये बताने आया हूँ कि हम सभी ने अपनी कॉलोनी वालों के लिए एक कार्यक्रम सम्मान समारोह रखा है। जिनके घरों में बुजुर्ग रहते हैं, बेटे बहू के साथ बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं, तो उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ऐसा सम्मान समारोह रखने के पीछे यही उद्देश्य है। आजकल के समय में जो बुजुर्गों के साथ जो हो रहा है, बच्चे उनको पूछते नहीं हैं। हम सब देख ही रहे हैं कि कैसे बुजुर्ग अपना जीवन बच्चों से दूर रहकर बिता रहे हैं। मजबूरी या कोई भी कारण रहा हो, कोई विदेश चला गया, कोई किसी बहाने से अपने माँ या पिता को छोड़कर। हम चाहते हैं कि इस सम्मान समारोह से लोगों की सोच में परिवर्तन आए। आप जैसे लोग इस सम्मान के पात्र हैं। आपके घर में भी वृद्ध माता जी हैं। हम देख सकते हैं कि आप उनकी दिन रात सेवा कर रहे हैं, उन्हें खुश रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। आरती ने कहा, अरे क्यों नहीं आएंगे समारोह में, इतना बड़ा सम्मान है हमारे लिए, जरूर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है विकास जी, बुजुर्ग तो आशीर्वाद ही देते हैं। मोहन और मेरा तो शुरू से ही मानना था कि मम्मी को अपने पास ही रखेंगे। आइए चाय तो पीजिए आप। अध्यक्ष जी कहते हैं, बहुत नेक विचार है आपके, ऐसा ही होना चाहिए बेटे बहू को। अच्छा, मुझे देर हो रही है, चलना होगा। इस सूची में कुछ और 2-4 लोगों के नाम है तो उनके घर भी जाना है। कल शाम को अपनी कॉलोनी के हॉल पर ही समारोह है। आप सब जरूर आइएगा माता जी को लेकर और उनको मेरा प्रणाम कहिएगा। ये कहकर अध्यक्ष साहब चले जाते हैं। आरती दरवाज़ा बंद करके सब कुछ अपनी मम्मी व बहनों को तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताती है और बाद में मोहन को ऑफिस से घर आने पर, हेलो माँ, पता है कल एक सम्मान समारोह है, कहकर पूरे 2.5 घंटे बात करने लग जाती है। उधर राधा देवी जी भूख से तड़फ रही होती है। वो धीरे धीरे उठकर खुद ही रसोई तक पहुंचती है। तभी आरती उन्हें देखती है और फ़ोन कट करके कहती है, अच्छा तो तुम भूखी हो गई, ये रही चाबी रसोई की, बना लो अपने आप खाना, जब देखो तब भूख लगती है, कितना खाओगी? और सिर्फ 1 घंटा है, उसके बाद किचन में लॉक लग जाएगा। फिर उसे याद आता है कि कल सम्मान समारोह है और उसमें राधा देवी जी को ले जाना ही पड़ेगा। अगर उन्हें कुछ हो गया भूख के कारण तो उसे ये मौका नहीं मिलेगा। आरती कल शाम के सपने देखने लगी।
वहाँ कितने लोग आएंगे और वो सिल्क की साड़ी पहनेगी, हेयर स्ट्रेट करवाएगी, पार्लर जाएगी, हाथों पर वैक्स करवानी है, आईब्रो भी थोड़े एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं, इसलिए वो एकदम से अपना व्यवहार बदल लेती है। वो कहती है, अरे आप क्यों बनाएंगी, मैं बनाती हूँ, आज तो आपको मेरे हाथों का खाना पड़ेगा। अगर ये बुढ़िया बीमार हो गई तो कल जाना और कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसे आज और कल तो अच्छे से खाना पीना करवाना पड़ेगा। ये स्वस्थ रहेगी तभी तो मुझे सम्मानित किया जाएगा। और वो दाल रोटी बनाकर उनके कमरे में रख देती है। राधा देवी जी अपने कमरे में ही चलती फिरती है, जिससे उनके पैर और घुटने ठीक रहे। नीचे वो करने जा नहीं सकती और इतनी मेहनत उनके लिए कौन करेगा। उनके पास एक छोटा सा फ़ोन होता है, उसका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है। राधा देवी जी दाल रोटी की तरफ देखती है, बहुत मन करता है कि वो खाना नहीं खाएगी। इतना अपमान कराने के बाद कौन खा सकता है। उनकी भूख तो मर गई। आरती ने उनको इतना जलील किया कुछ समय पहले, वो पेट में जा चुका है, उससे मन और गला भर आया है। वो मन ही मन सोचती है, इन 2 रोटी के कारण कितना सहन करना पड़ता है जब मिलती है। सच कहते हैं, सुख और चैन की रोटी ऐसे ही नसीब नहीं होती है। जीवन में जहाँ इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो बुढ़ापे में इसे खाने के लिए कितना कुछ सुनना और सहन करना पड़ता है। वो ईश्वर से प्रार्थना करती है, बुढ़ापे में सबको इज्जत से रोटी दे। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जो इज्जत, प्रेम और बिना कुछ सुने वो रोटी खा रहे होते हैं। उन संतानों के मैं दूध से चरण धोना चाहूँगी जो माता पिता को उनके बुढ़ापे में चैन और सुकून से रखते हैं। वो सोचती है कि 2 रोटी खानी ही पड़ेगी, खा ही लेती हूँ, अगर नहीं खाई तो कमजोरी आएगी और ये शरीर ही उसका साथी है जिसे स्वस्थ रखना है, वरना तो और समस्या हो जाएगी। अन्न से किस बात की दुश्मनी, अन्न तो देवता होते हैं। वो रोटी को प्रणाम करके, ईश्वर का ध्यान करके धीरे धीरे रोटी और दाल खाने लग जाती है। हर एक ओर में उसे आरती की वो सब कही बातें याद आ रही थी। दाल रोटी खाकर प्लेट सिंक पर रखकर वो धीरे धीरे बर्तन मांजती है ताकि आरती की नींद खराब ना हो। उसे याद आया, एक बार आरती ने उसे बहुत डांट लगाई थी बर्तन मांजने पर, क्योंकि वो सो रही थी और बर्तन की आवाज़ से, खटपट से वो जाग गई थी। इसलिए धीरे धीरे मांजने लगी और कमरे के अंदर चली गई। तभी आरती उठकर रसोई की ओर आई, मंजे हुए बर्तन को देखकर दोबारा मांजने लगी। आरती अक्सर ऐसा ही करती थी। आरती राधा देवी जी के हर काम को दोबारा करती थी। आरती दिन भर अपनी बहनों व माँ से वीडियो कॉल में ही व्यस्त रहती थी। शाम को मोहन आता है और आरती मोहन को सब बताती है कि कल सम्मान समारोह है और हम कल चलेंगे। मोहन की खुशी आरती की खुशी में समाई है। राधा देवी जी को मोहन की आवाज़ सुनाई देती है, मगर मोहन राधा देवी के कमरे में आता ही नहीं था। वो उनसे बेपनाह नफरत करता था। वो आते ही अपनी सास से फ़ोन पर बात करता था। फिर 1 घंटे सालियों से आरती को खुश रखने के लिए वो आरती के पूरे परिवार का सम्मान करता था। मोहन फ़ोन पर अपनी सास को कहता है, मम्मी जी आप जल्दी आइए, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका। मैं हूँ ना आपका बेटा, मैं आपकी सेवा करूँगा। हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ आप रहेगी उस कमरे में मैंने एसी लगवा दिया है और इतना अच्छा डेकोरेट किया है। जब आप आएंगी ना तो आपको एक नया ही लुक मिलेगा। आप आओ, हम यहाँ अच्छी तरह से रहेंगे। फ़ोन पर सास कहती है, दामाद जी मैंने आपको दामाद नहीं बल्कि बेटा ही समझा है और आप भी मेरी इतनी सेवा करते हैं कि मेरे खुद के बेटे नहीं कर पाए। याद है मुझे, पिछली बार सर्दियों में आपने मेरे लिए मालिश वाली रखी थी। मेरे घुटने का दर्द खत्म हो गया था। सुबह उठकर आप मेरे लिए नाश्ता बनाते, बादाम शेक, जूस और आम की पेटी लाकर रख दी थी और दिन भर मेरे साथ बैठकर मेरा मन भी लगाते थे। 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ते थे मुझे सब याद है। आरती का भी आप कितना ख्याल रखते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ ऐसा दामाद सबको मिले और हर जन्म में मुझे आप जैसा ही दामाद दे। इतना सेवा भावी। ये सब सुनकर आरती की आंखों से आंसू झलक आए। आरती भावुक हो गई। मोहन भी
अपनी सास से कहने लगा, मम्मी जी, आपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। आपके त्याग और समर्पण को मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा। तभी रोहन भी आता है। वो भी नानी को कहता है, नानी आप आ जाओ ना प्लीज़, मुझे याद आ रही है। आप जब से चली गई मैं बोर हो गया हूँ, मेरा मन नहीं लगता। मम्मी पापा के अलावा मैं और किससे बातें करूँ। नानी आप जल्दी आ जाओ, फिर हम घूमेंगे फिरेंगे और हम पिज़्ज़ा हट भी चलेंगे। मेरी प्यारी नानी। राधा देवी जी के कमरे में मोहन और आरती की सारी बातें सुनाई दे रही थी, क्योंकि उनके रूम में पंखा तक नहीं था। मोहन की बातें राधा देवी को कांटे की तरह चुभ रही थी। आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। गर्मी के कारण वो पसीने से तरबतर हो गई थी। रोहन तो अपनी दादी को पहचानता नहीं था। राधा देवी को कई बार प्यार करने का मन भी करता, मगर आरती उससे दूर कर देती। आरती चाहती थी रोहन सिर्फ नानी के गुणगान गाए, रोहन नानी को ही जाने। आरती ने शुरू से ही अपने पीहर से संपर्क रखा हुआ था। उसे ससुराल वालों से कोई लेना देना नहीं था, मगर रिश्तेदारों और कॉलोनी के बीच जब बैठती तो झूठा दिखावा करती कि रोहन को दादी से ही प्यार है। रोहन को कभी राधा देवी के कमरे तक नहीं जाने देती, मगर आस पड़ोसियों को बता रखा है कि रोहन तो दादी के पास ही सोता है। राधा देवी का मन भी करता था रोहन को अपने पास बुलाने का, तो छीनकर ले आती थी। मेरा बेटा है, आपको कोई हक नहीं है रोहन के पास रहने का। राधा देवी जी मन ही मन कहती है, राधा देवी जी का हक तो रोहन का भी नहीं और मोहन का भी नहीं। सारे हक तो इस औरत को ही मिले हैं, सब पर इसका अधिकार है। हम तो बेटा पोता होते हुए भी बिना बेटे पोते वाले हो गए। सारे हक तो यही लाई है, बेवकूफ़ औरत। कभी मैंने ऐसा रखा कि अपने बेटों को दोनों बेटे सबके पास रहे, मेरे सास ससुर के पास ही सोते। कभी ऐसे छीनने, अधिकार जमाना जैसी भावनाएं रखी नहीं। इस औरत के भीतर कितनी नीच सोच है। रसोई में ताला लगाना, किए हुए काम को दोबारा करना, और तो और मुझे विधवा कहना। छी छी, निर्जलता की हदें पार कर दी। दिन भर सबके सामने अलग बातें, घर में अलग व्यवहार। ये दो मुंह लगा कैसे लेती है। राधा देवी जी के भीतर बहुत कुछ भरा होता है, वो निकालने लगती है, जिससे उनका मन हल्का हो जाता है। अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या कहना। मोहन में ही कमी है, उसे मुझ में कभी प्यार ही नहीं रहा। उसने तो ऐसे घर में शादी की जहाँ मैं कभी चाहती नहीं थी। ऐसा उसने मेरे साथ जानबूझकर किया था। मेरे ही कष्ट लिखने थे प्रभु। पहले इसके पिता ने दुख दिए और अब बेटा होगा तो बहू होगी, उसे कोई रोक थोड़ी सकता है। बेटे से उम्मीद खत्म तो पोता भी दूर हो गया, और बड़े वाला बेटा वो तो ऐसे चला गया, उसके लिए तो आंखें तरस गई। ऐसे भूल बैठा, उसके लिए भी 50 बातें सुननी पड़ती है। औरत होना कितना दुखद है, वृद्ध होना, ऐसे कपूतों के साथ रहना और भी दर्दनाक है। जब तक सांसें हैं ये लोग जीने नहीं देंगे, जीते जी सुना सुना कर मारेंगे। जी करता है भाग जाऊं। राधा देवी जी को सोचते हुए गहरी नींद आ गई। राधा देवी जी सुबह उठती है, हर बार की तरह रसोई में ताला लगा मिलता है। आरती हर बार की तरह 11 बजे ही उठती है। तब तक राधा देवी जी भूखी रहकर रसोई खुलने का इंतज़ार करती है। वो अकेली बिस्तर पर लेटी सोचती रहती है कि अब उनको बोलना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मगर आरती और मोहन का भय भी था। वो अपने अतीत में भी कितना कुछ सहकर ही रही है। घर परिवार वालों का अत्याचार और संघर्षमय जीवन, कभी आवाज़ तक नहीं उठा पाई थी। किसी का सहारा भी तो नहीं था। एक तो वृद्ध शरीर, ऊपर से दोनों कुछ कर दे इसका भय। मगर चुप रहकर भी कब तक अन्याय सहे। बहू बेटों के बीच में यदि कोई कुछ बोलता है तो उसे आजकल दखल अंदाजी ही कहते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि हम कुछ बोल सकें। आस पड़ोस में तो मोहन और आरती ने अपने श्रवण कुमार की छवि बना रखी है। मोहन और आरती की यही विशेषता है, उन्होंने अपना स्वभाव छिपा रखा है। अपने 2 चेहरे लगा रखे हैं, एक तो मेरे सामने, एक जमाने के सामने। यहाँ कॉलोनी में कोई किसी से वास्ता नहीं रखता। यहाँ तो सब लोग व्यस्त हैं। क्या मालूम कि अंदर रहकर किसके साथ क्या हो रहा है।
लोग कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन मैंने अपने जीवन में किसी के साथ अत्याचार नहीं किया, ना ही किसी को दुख दिया। अभी समाज में ये बात पता चलती है तो लोग कहेंगे इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, सबको फल मिलता है, किसी ने कष्ट दिए होंगे तो उसे मिलेंगे। ससुराल में भी मुझे कष्ट मिले थे, मगर मैंने सभी का सम्मान किया था। सुरेश, बड़े बेटे को तो बिल्कुल भी मतलब नहीं, वो तो ससुराल में ही सेवा कर रहा है, घर जमाई बनने पर सब कर लेंगे और माँ बाप के लिए कुछ नहीं करेंगे। सुरेश के सास ससुर भी खूब तारीफ करते हैं कि सुरेश सेवाभावी है। मोहन और सुरेश सेवाभावी दामाद जरूर है, लेकिन बेटे के रूप में अब क्या कहूँ, वो तो दिख रहा है। मेरे पास एक छोटा सा प्लॉट था जो मैंने पैसे बचा बचा कर खरीदा था। मोहन के पिता तो वो पैसे भी कहीं उड़ा देते, मगर उसमें मकान बना लेते तो आज इनका मुंह नहीं देखना पड़ता। मगर आरती के घर आने के बाद मोहन और आरती ने उस प्लाट को बिकवा दिया और बोला हम मकान बना रहे हैं, इसके लिए पैसे चाहिए। अब माँ बाप कैसे मना करे बच्चों को। मैंने कहा ये सब तुम्हारा ही तो है। आरती उस समय खूब मीठी बनकर रहती थी जब तक स्वार्थ था, फिर जैसे ही स्वार्थ खत्म हुआ, आरती मोहन का व्यवहार मेरे लिए ऐसा बदला। आज भी मेरी पेंशन होते हुए भी मुझे खाने पीने तक के लिए इनके मोहताज रहना पड़ता है। तभी किसी के उठने की हलचल होती है, वो सोचती है कि आरती को कह दूं कि इतनी देर तक ताला मत लगाया करो, मुझे चाय पीनी होती है, थोड़ा कुछ खा पी लूं। तभी आरती शॉर्ट्स और एक छोटा सा क्रॉप टॉप पहने बाल खुले 11 बजे उठती है और ब्रश करके फ्रेश होकर किचन का ताला खोलती है। राधा देवी जी हिम्मत करती है कि जो होगा देखा जाएगा। वो आरती के पास जाकर कहती है, देखो आरती, मैं कब से उठ जाती हूँ, मुझे भी चाय पीने को चाहिए, तुम इतनी लेट तक रसोई को बंद मत किया करो। बस इतना ही कहना था कि आरती जोर से मोहन को आवाज़ लगाती है, मोहन तुम्हारी माँ देखो मेरे ऊपर गलत आरोप लगाती है कि मैं किचन बंद रखती हूँ। मोहन भी कमरे से निकलकर बाहर आया। क्या है माँ आपके, क्यों आरती के पीछे पड़ी हो, बेचारी थक जाती है, पूरा घर संभालती है, आपकी जिम्मेदारियां भी तो है इसके ऊपर। अब कोई 11 बजे तक सोई भी नहीं, वो कितना ख्याल रखती है हम सबका, कभी आपको वो नहीं दिखता। और बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है आपका, वो क्यों ताला लगाएगी। मोहन सब जानता था कि ताला बंद रहता है, मगर वो आरती की ही पक्ष लेता है। वो आरती की कोई चीज़ गलत नहीं मानता, उसे अपनी माँ से 1% भी प्रेम नहीं था। आपको हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप रहिए, वरना बड़े भैया के पास चले जाइए, वो तो आपको पूछते तक नहीं। और उनकी पत्नी वीणा, वो तो आपको इतना भी नहीं पूछती। और आरती इतना ख्याल रखती है, आपको वो नहीं दिखता। और आप हमारी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब मत कीजिए। और मोहन की आंखें लाल हो जाती है। वो हाथ उठाता हुआ राधा देवी जी के पास आता ही है कि आरती रोक लेती है। वो कहती है, स्टॉप मोहन, आज ऐसा मत करो, आज तो श्याम को सम्मान समारोह है, इनको कुछ हो गया तो हम वहाँ कैसे सम्मानित होंगे। मोहन को आरती की बातें एकदम से ऐसे असर करती है जैसे आरती का भूत सवार ही होता है। वो आरती के अनुसार ही चलता है। आरती कह दे कि दुनिया गलत है तो दुनिया गलत है, आरती कह दे दुनिया सही है तो बस दुनिया सही है। वो अपनी बुद्धि फेंक चुका था, ऑफिस में भी आरती के अनुसार ही कार्य करता था। एक एक कदम पर आरती से पूछकर ही पैर रखता था, कोई भी फैसला आरती से बिना पूछे नहीं करता था। तभी रोहन उठता है और कहता है, दादी, जब से आई है हमारे घर की शांति भंग हो गई है। नानी कितनी अच्छी है, वो मुझे कितना प्यार करती है, नानी को बुलाओ ना मम्मी। आरती कहती है कुटिल हंसी हंसते, देखा बच्चे तो सच्चे होते हैं, वो तो सब समझते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। रोहन को तो नानी से ही प्यार है, वो तो उनके हाथ का ही खाता है, नानी ने ही बड़ा किया है। हाँ बेटा, नानी को जल्द ही लेकर आएंगे। ऐसी मनहूस विधवाओं को लाने से अच्छा है कि नानी रहेगी तो घर में लक्ष्मी, सरस्वती और सुख शांति होगी। इस औरत के कारण हम कितने परेशान हो गए हैं। मोहन आरती को गले लगाता है और कहता है, इनका निपटारा करना पड़ेगा, तुम परेशान हो रही हो,
मैं इनको कहीं छोड़ आऊँगा। तुम्हें तकलीफ पहुँचे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आरती बोली, जानती हूँ तुम कितना प्यार करते हो मुझसे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। राधा देवी जी कमरे में चली जाती है और जी भरकर रोने लगती है। बंद कमरे में कहती है, ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही मर जाए। मैं आरती को दोष नहीं देती, मोहन में ही भावना नहीं है, वो तो पराई है। अपने माता पिता के लिए तो दिल में भावना रखती है। मेरी ही संतान में खोट है, कमी है, जबकि उन्होंने मेरा जीवन भी देखा है। अब मुझे घर से चले जाना चाहिए। मेरी पेंशन तो आती है, मैं उससे अपने लिए खाना बनाने वाली या टिफ़िन की व्यवस्था कर लूँगी और जैसे भी होगा देखा जाएगा। मगर यहाँ इस तरह से रही तो मर जाऊँगी। और फिर धीरे धीरे करके राधा देवी जी किचन में जाकर अपने लिए कुछ बनाती है और खाना खाती है। आरती गुराती है, वो राधा देवी जी को किचन के अंदर देखना भी नहीं चाहती। आरती ब्यूटी पार्लर जाती है, शाम के लिए तैयारी करती है। आज तो हमारा सम्मान होगा, ये मैं पिंक कलर की साड़ी पहनूंगी और आप ब्लैक कोट पैंट पहनना। 10,000 रुपये में हेयर कर्लिंग, फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर और सपा करवाती है। मोहन भी कहता है, तुम अच्छे से पार्लर जाकर आओ, आज संडे है, मैं घर पर हूँ। राधा देवी जी सोचती है कि मोहन से वो अकेले में एक आखिरी दफ़ा बात करेगी इस विषय में। तो वो मोहन के कमरे में जाती है, मोहन की बाहें तन जाती है। वो समझ जाता है कि आरती के सिलसिले में ही बात करने आई है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो अपने पास रखी पानी की बोतल राधा देवी जी की ओर फेंक देता है जोर से, और राधा देवी जी के बिल्कुल पास से निकलती है। अगर थोड़ी सी भी पास से निकलती तो आज तो राधा देवी जी के कहीं भी जोरदार चोट लग सकती थी। राधा देवी जी डर के मारे कमरे में चली जाती है। मोहन तो आरती के खिलाफ एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं था। राधा देवी जी बिस्तर पर लेटकर आंसू बहाती है और अपने आप को लाचार, बेबस समझती है। दरवाजे पर बेल बजती है। राधा देवी जी का कमरा भी हॉल के पास ही होता है। आवाजें गूंजने के कारण राधा देवी जी को स्पष्ट सुनाई देता है। मोहन का दोस्त आता है जो विदेश में रहता है, वो उससे मिलने आता है। मोहन का दोस्त प्रकाश जो कि अमेरिका में रहता है। मोहन को उससे मिलकर बहुत खुशी होती है। और प्रकाश क्या हाल है, बड़े सालों बाद मिलना हो रहा है। जया नहीं आई, जया प्रकाश की पत्नी नहीं, वो अपने माता पिता के घर ही रह रही है। मैं यहाँ डैड से मिलने, वो अपने माँ बाप से मिलने इतने सालों बाद मिल रही है ना, तो मैंने भी कहा कि तुम वहीं रहो। इसलिए 1 महीने से वो अपने पीहर है। और तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? मोहन कहता है, बस यार सब ठीक ही है। माँ की जिम्मेदारियाँ हैं, उन्हें खाना खिलाना, कपड़े धोना, उनके साथ पूरा दिन वक्त बिताना। आरती और मैं तो दिन भर माँ की सेवा में ही गुजार देते हैं, उसे टाइम ही नहीं मिलता। मगर बुजुर्ग है, इतना तो करना पड़ता ही है, उन्होंने हमें जन्म दिया है। तभी प्रकाश कहता है, तुम्हारी सोच अलग है, मेरी अलग है। मैं ना इन झंझटों में नहीं पड़ता। मुझसे जया से तो ये सब होता नहीं, ना ही डैड किसी के साथ एडजस्ट करते हैं। डैड ने तो ऐसे सोसाइटी में ही फ्लैट ले रखा है जहाँ वृद्ध लोग ही हैं, उनका मन लग जाता है। वहाँ पर मेड, कुक सब अवेलेबल है। तुम तो सेवा भावी हो, इसलिए तुम्हें ज़रूरत नहीं, वरना तुम भी अपनी माँ को वहाँ फ्लैट में एक रूम दिलवा सकते थे। डैड तो खुद हमारे साथ नहीं रहना चाहते। प्रकाश मोबाइल निकालकर फोटोज दिखाता है सोसाइटी की। ये देखो कितना बड़ा एरिया है, किराए पर भी ले सकते हैं। मोहन गौर से देखता है, उसके बारे में पूरी डिटेल लेता है। ये उनके ही शहर में होती है। वो विचार करता है कि कभी भविष्य में राधा देवी जी को वहीं छोड़ देगा और मियाँ बीवी हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे। प्रकाश बोला, मगर तुम किस लिए पूछ रहे हो? मोहन बोला, वो क्या है कि जानकारी तो रखनी चाहिए ना। हमारे एक रिलेटिव है, उनके भी कोई आगे पीछे नहीं है, उनकी पेंशन आती है, उनका बेटा भी विदेश है। वो अक्सर मुझे कहते हैं कि मैं क्या करूं, कोई उपाय बताओ। तो मैं उनको इस सोसाइटी के बारे में बता दूंगा। प्रकाश बोला, ओह ये तो अच्छी बात है, मुझ जैसे लोग तो नहीं कर सकते सेवा मेवा। वो जोर से ताली मारता हुआ हंसता है। मैं बुजुर्गों से बिल्कुल दूरी बनाता हूँ।
मेरे पास समय ही नहीं है, इतना वर्कलोड है कि डैड से बात करना ही मुश्किल है। तभी प्रकाश को फ़ोन आता है उसकी सास का। हाँ मम्मी जी प्रणाम, कैसी हो? बेटी के पास खूब मन लग रहा है। चलो अच्छा है, आप खुश रहें, इसी में जया और मेरी खुशी है। फिर प्रकाश कहता है, क्या आप? ये तो बहुत खुशी की बात होगी। आप चलिए तो सही, इस बार हम आपको लेकर ही जाएंगे अमेरिका। मुझे भी अपनी माँ मिल जाएगी, ये तो खुशी की बात है। आप और पापा दोनों रहिए हमारे ही साथ, आप भी अकेले हो गए हैं। कुछ देर बात करने के बाद प्रकाश मोहन से कहता है, सास का फ़ोन था यार, बहुत अकेली हो गई है। उनके बच्चे भी उनके पास नहीं रहते। मैं ही हूँ उनका इकलौता दामाद, मुझे ही बेटा मानते हैं। मैंने सोच रखा है मैं जल्द इंडिया आकर एक बड़ा फ्लैट खरीदूंगा और यहीं पर सेटल हो जाऊंगा, जिससे जया के मम्मी पापा भी हमारे पास ही रहे। राधा देवी जी को सभी बातें साफ साफ सुनाई देती है। राधा देवी जी कहती है, चारों ओर एक जैसा माहौल हो गया है, किससे कहें क्या कहें, सब जगह ऐसे ही लोग मिलते हैं। आजकल बेटे से ज़्यादा दामाद काम के हैं। मुझे तो वो भी नसीब नहीं है। मेरी किस्मत चारों ओर से फूटी है। मेरे दामाद तो मुझे ही लूटने में लगे हैं। बेटियां भी दुखी है, उनको क्या कहूँ। तभी प्रकाश कहता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है? मोहन बोला, वो सो रही होगी, उनको नींद बहुत आती है, बुढ़ापा है ना। प्रकाश बोला, हाँ वो तो है ही। प्रकाश बोला, चलो फिर मैं चलता हूँ यार, देर हो रही है, एक ऑनलाइन मीटिंग है। मोहन बोला, ओ चलो कोई नहीं, फिर मिलते हैं हम, अभी तो तुम यहीं पर ही होंगे। प्रकाश बोला, हाँ 1 महीना और हूँ, चलो बाय। रोहन और आरती को भी हेलो कहना। मोहन दरवाज़ा बंद करके कमरे में चला आता है। तभी आरती वहाँ आती है। मोहन बोला, ये कौन है? पहचान ही नहीं रहा हूँ, इतनी सुंदर आरती ही होना। आरती खुश हो जाती है। वो शर्माकर कहती है, बस करो तारीफ, ज़्यादा मक्खन मत लगाओ। मोहन बोला, मक्खन कैसा? तुम तो हो ही अप्सरा, बस तुम खुश रहा करो। आरती बोली, अच्छा एक बात कहूँ, मैंने 10,000 का वो पैकेज मम्मी के लिए भी लिया है। वो यहाँ आएगी ना तो उनके भी करवा देंगे, उनके पैसे मैंने जमा करवा दिए। मोहन बोला, ये तो बहुत अच्छा किया, तुम्हारी मम्मी की भी स्किन अच्छी हो जाएगी। अब शाम की तैयारी कर लो तुम। हाँ बस वही करने जा रही हूँ। पता है अभी हमारी पड़ोसी अंजलि मिली थी, वो बता रही थी कि सूची में 10 नाम भी मुश्किल से मिले हैं, बहुत कम ही है जो बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं। अंजलि बोली कि आरती तुम ही हो जो सबसे ज़्यादा उम्र की महिला, वो भी सास को रख रही हो। मोहन बोला, हाँ वो तो है, तुम ही ऐसा कर सकती हो, तभी तो मैं तुम्हारे त्याग की कदर करता हूँ। आरती बोली, चलो अब मैं तैयार होने जाती हूँ। दोस्तों इस कहानी को यहीं पर छोड़ते हैं। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं इसी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।